गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है आपका। आज हमारा चैप्टर है 4 विश्व जनसंख्या संरचना। देखिए आप अभी तक हमने जो आबादी के बारे में पढ़ा है कि वृद्धि कितनी हुई है, आबादी कहाँ कहाँ बसी है, किन परिस्थितियों के कारण ज़्यादा बसी है, कहीं पे कम बसी है, उन सब के बारे में हम पिछले अध्याय में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम जो आबादी है उस आबादी की जो संरचना, उसका स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे कि भाई जो आबादी है वो आबादी के अंदर किस एज वर्ग के लोग अधिक हैं, किस एज वर्ग के लोगों की इम्पोर्टेंस अधिक है, कौन सा ऐसा वर्ग है जो किसी दूसरे वर्ग के ऊपर डिपेंड है, या देश के आर्थिक विकास में या उन्नति में किस वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान है। इन सब के बारे में जो एक इनका कह सकते हैं कि ढांचा, उसके बारे में हम इसके अंदर अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए आप कि यहाँ हमें टेबल नजर आ रही होगी, मैंने इसको पहले से ही ऊपर अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब कर दिया है ताकि आप इसको ढंग से समझ पाए। डाटा आपके सामने है, डाटा सारे अभी 2014 के हैं और बाकी संदर्भ में 2011 के डाटा है, ठीक है। और बुक में जो डाटा अवेलेबल है वही डाटा आपको यहाँ पे प्रदर्शित किए जा रहे हैं। तो देखिए आपकी विश्व जनसंख्या जो संरचना है इसमें कि भाई हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहला टॉपिक यही आता है कि हमें जरूरत क्यों पड़ती है इसकी। हम जब आबादी का हमने देख लिया कि आबादी इतनी है किसी देश की, तो अब उस देश की आबादी में से हमें 6 वर्ष के बच्चों की संख्या अलग निकाल रहे हैं, 15 साल के बच्चों की निकाल रहे हैं अलग से, 15 से 64 साल के अलग व्यक्तियों की संख्या अलग से निकाल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हम अलग अलग कैटेगरी बना के अलग अलग लोगों की स्ट्रेंथ क्यों ज्ञात कर रहे हैं, रीजन क्या है। तो कारण उसके बहुत सारे होते हैं कि सरकार इसका मेन अगर हम देखा जाए मेन कारण यही है कि सरकार जो है वह सरकार जो अपनी प्लानिंग बनाती है, जो नियोजन की प्लानिंग बनाती है, उस प्लानिंग के अंदर ये जो आंकड़े हैं ये आंकड़े बहुत मदद करते हैं। अगर ये आंकड़े नहीं होंगे हमारे पास तो हम किसी वर्ग के लिए क्या सुविधाएं देनी है और उसकी आबादी कितनी है, कितने अनुपात में उसके संसाधन हमें अवेलेबल करवाने हैं, उन सब चीज़ों के लिए हमें इनकी स्ट्रेंथ ज्ञात करनी बहुत जरूरी है। इसलिए जनसंख्या जनगणना जब की जाती है तो उसमें खास तौर से इस एज वर्ग के जो लोग हैं उन लोगों की स्ट्रेंथ को अलग से काउंट किया जाता है ताकि प्लानिंग जब बनाई जा सके, योजनाएं बनाई जा सके, तब इस वर्ग को ध्यान में रखकर उनका विकास करने के लिए उपयुक्त योजनाओं का निर्माण किया जा सके। देखिए कि जनसंख्या संरचना क्षेत्रीय विकास के निर्णय में महत्वपूर्ण योगदान देती है क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड है ये जो क्षेत्रीय विकास है, विकास रीजनल डेवलपमेंट जो है वह सारा इसी जनसंख्या की कैटेगरी वाइज जो आंकड़े हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि इस वर्ग के कितने लोग है देश के अंदर, उनके लिए क्या क्या जरूरत सुविधाएं उपलब्ध करवानी है, सब के बारे में इससे प्लानिंग बनाई जाती है। तो ये जो है कि हम कह सकते हैं कि इसके अंदर हम आयु को लेते हैं, उसमें आवास है, अनुपात है, व्यवसाय है, शिक्षा है, ये सब सारे 5 घटक हैं जिन घटकों को इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। देखिए आप कि आयु संरचना, लिंगानुपात, आयु संरचना, लिंगानुपात, जनसंख्या संगठन, साक्षरता और व्यावसायिक संरचना, ये ऐसे 5 घटक हैं जिन घटकों को इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। साक्षरता और व्यावसायिक संरचना, ये 5 ऐसे मुख्य घटक हैं जिनका विश्व जनसंख्या संरचना के अंदर इन घटकों का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला नंबर आता है आपका आयु संरचना, एज स्ट्रक्चर। आयु संरचना क्या है? आयु संरचना क्या है? आयु संरचना तो देखिए आप कि किसी देश के अंदर पर्टिकुलर किसी खास एज के लोग, यानी इतने वर्ष से लेके इतने वर्ष तक, इसके बीच में इवन दोनों को मिलाकर ये जो एक ग्रुप तैयार किया जाता है, इस ग्रुप को हम आयु संरचना के नाम से जानते हैं, एज वाइज ग्रुप।
क्यों जरूरी है पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि क्षेत्रीय विकास के अंदर खास तौर से खास वर्ग का जो जरूरत है, जो जरूरत है, उसको पूरा करने के लिए ये अध्ययन किया जाता है। तो आयु योजना किसी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की आयु को उम्र के अनुसार उसका जो अध्ययन किया जाता है वो आपका आयु योजना कहलाती है। यानी विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या, संक्षिप्त नाम से समझ सकते हैं, विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या। क्लियर? अब देखिए कि ये जो आयु वर्ग है, ये आयु वर्ग इसके अंदर वर्ल्ड लेवल पे, विश्व स्तर पर भी इस आयु वर्ग का एक क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। तो अपने अपने देश के स्तर पर भी उसका अलग से उसका आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, ताकि क्या है कि विश्व स्तर पर जो पॉलिसीज बनती है वो विश्व के किस वर्ग के आयु के लोग किस देश के अंदर ज्यादा है, तो विश्व की जो पॉलिसी है, वर्ल्ड लेवल पे जो पॉलिसी बनेगी वो उसको ध्यान में रख के बनाई जाएगी। तो किसी देश के अंदर आयु वर्ग के हिसाब से जो पॉलिसी का निर्माण होगा वो उस देश की आयु वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। हम बात करते हैं कि ये विभिन्न आयु वर्ग के जो है लोग हैं, जो आयु योजना है, उसको हमने यहाँ पे 3 कैटेगरी में बांटा है। फर्स्ट आपकी बाल आयु वर्ग, दूसरी वयस्क आयु वर्ग, तीसरी वृद्ध आयु वर्ग। बाल आयु वर्ग, वयस्क और वृद्ध, जैसे हम 3 कैटेगरी हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक बच्चा जन्म लेता है और जब वो थोड़ा सीखना शुरू करता है, चलना फिरना करता है, ठीक है, तो उस वक्त तक वो हमेशा परिवार के द्वारा कही गई बातों का अनुसरण करता है, उसके टच में रहता है। यानी वो पूरी तरीके से डिपेंड होता है अपने से बड़ों के ऊपर, अपने से जो उससे बड़े हैं उनके ऊपर वो पूरी तरीके से डिपेंड होता है। तो बाल आयु वर्ग जो है, इसके अंदर हम 0 से लेके 14 वर्ष तक की एज, 0 से लेके 14 वर्ष तक की एज जो है वह हम इसके अंदर क्या करते हैं, इस एज को रखते हैं। यानी बच्चा जन्म से लेके 14 वर्ष तक की एज का होगा तब तक वो बाल आयु वर्ग में रहेगा। अब इस एज के अंदर क्या क्या कार्य करेगा, वो परिवार में रहेगा, स्कूल जाएगा, शिक्षा पूर्ण करेगा, ये जो है वे सारा इसी एज वर्ग के लोग करेंगे। अब जाहिर सी बात है, जब इस एज वर्ग के ये लोग हैं तो इन लोगों के लिए जब सरकार पॉलिसी बनाएगी तब खास तौर से ध्यान रखेगी इस वर्ग के लोगों की जरूरत क्या क्या है, कौन सी ऐसी फैसिलिटीज है जो इनको प्रोवाइड करवानी है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर विद्यालय नहीं है, अस्पताल नहीं है, या पर्टिकुलर बाल शिशु रोग विशेषज्ञ, चूंकि ये किशोर अवस्था में, तो ऐसे अवस्थाओं के जो लोग हैं, ऐसे अवस्थाओं के जो बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए जो जरूरत है वो इनकी एज, इस एज के लोगों की जो संख्या है उस संख्या के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कहाँ पे कितनी आबादी हो रहा है, सरकार को कितने प्रयास कर रहे हैं। देखिए कि इस एज को भी हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया है। इस एज को हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया, 3 कैटेगरी में बांट दिया है कि 0 से लेकर 4 वर्ष, इसमें क्या होना है, 0 से 4 वर्ष, फिर अगला 5 से 9 वर्ष और 10 से 14 वर्ष, 3 कैटेगरी। अब 0 से 4 वर्ष तक के बच्चों की जरूरत लग जाएगी सरकार को, क्योंकि 0 से 4 वर्ष तक बच्चा अमूमन छोटा होता है, स्कूल जाएगा तो सबसे छोटी क्लास के अंदर उसका एडमिशन होगा। तो हम कह सकते हैं इस टाइप की जरूरत है उसको पूरी करने के लिए प्लानिंग बनाई जाएगी, वो इस एज वर्ग के जो बच्चों की संख्या है वो देख के बनाई जाएगी, कहाँ पे कितनी फैसिलिटी अवेलेबल करवानी है वो सब इसके ऊपर डिपेंड होगा। फिर बात करते हैं 5 से लेकर 9 वर्ष तक का बच्चा, जाहिर सी बात है बड़ा हो जाता है थोड़ा, तो वो स्कूलों की ओर प्रस्थान करता है, तो घर से और स्कूल, तो अब घर के लिए यानी उसको पौष्टिक आहार भी मिलना जरूरी है, उसके माता पिता को तो रोजगार मिला ही है, प्लस उस बच्चे को पौष्टिक आहार भी मिलना जरूरी, तो सरकार अपने स्तर पर उसके प्रयास करती है। दूसरी बात कि वो जब विद्यालय जाता है तो विद्यालय में भी उसको शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, उसके स्वास्थ्य के साथ
किसी प्रकार की खिलवाड़ ना हो, इसलिए उसके स्वास्थ्य के लिए भी सरकार प्रयास करती है कि नजदीक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाए। तो ये सब जो पॉलिसी है वो इसी बात को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। बच्चा जब 10 से लेकर 14 वर्ष तक का हो जाता है तो उसकी भी पॉलिसी अलग बनती है, और वह पॉलिसी वो सारा इसी बाल आयोग उन सब के अंदर सारी पॉलिसीज इंक्लूड होती हैं जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार की तरफ से बनाए गए कार्यक्रम से संबंध होती है। ये तो आपका हुआ बाल आयु वर्ग। अब आप देखिए अगला हमारा वयस्क आयु वर्ग। अब वयस्क आयु वर्ग 15 से लेकर 64 वर्ष, इसकी एज निर्धारित की गई है कि 15 से लेकर 64 वर्ष तक का जो व्यक्ति है या बच्चा है वह इस वर्ग के अंदर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ग यही है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ग यही है, महत्वपूर्ण वर्ग यह है। कारण क्या है? क्योंकि ये जो वर्ग है ये किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये युवा वर्ग है। ये कैसा वर्ग है? युवा और प्रौढ़ दोनों वर्ग इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। तो ये ऐसा वर्ग है जिसके ऊपर सब डिपेंड होते हैं। हम कह सकते हैं इसके ऊपर कौन डिपेंड है कि बाल वर्ग भी इसके ऊपर डिपेंड है। ये जो बच्चे हैं छोटे, जैसी बात है वो अपनी अर्निंग थोड़ी करता है। इस वर्ग के जो लोग हैं वो उसके माता पिता इसी वर्ग के अंदर आते हैं। जब ये बच्चे होते हैं तो इन बच्चों के माता पिता इसी वर्ग में आते हैं, यानी वे अपनी जरूरत इस वर्ग में पूरी करते हैं, तभी वे अपने पुत्रों की अपने जो वंशज है उनकी वो अच्छी तरीके से देखभाल कर सके या उनकी जरूरतें पूरी कर सके। तो ये वर्ग किसके ऊपर डिपेंड है? वयस्क आयु वर्ग पर डिपेंड है। तो ये हमारी कार्यशील जनसंख्या है, ये हमारी क्या है? कार्यशील जनसंख्या है, जिसके ऊपर देश की अर्थव्यवस्था भी डिपेंड होती है। तो युवा वर्ग है, प्रौढ़ वर्ग है, जाहिर सी बात है कार्य करने के लिए सबसे 100% जो है आबादी अपने एफर्ट्स इसी वर्ग के लोग लगाते हैं। और अगला जो वर्ग आपका आ रहा है वर्ग आयु वर्ग, ये भी इसके ऊपर डिपेंड है। ये भी इसके ऊपर डिपेंड है। क्यों? कि अब 65 साल की एज के बाद व्यक्ति क्रियाशील कम हो जाता है, वह आश्रित होने लगता है, क्योंकि अब उसकी जरूरतें पूरी कौन करेगा? ये वर्ग पूरी करेगा। वैसा आयु वर्ग उसकी जरूरतें पूरी करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 65 वर्ष से ऊपर का जो है वह आपका वर्ग आयु वर्ग आता है, और वो डिपेंड किसके ऊपर होता है? वैसा आयु वर्ग के ऊपर डिपेंड होता है। अब हमने क्या किया कि 15 और 64 जो वर्ग है इसको भी हमने दो कैटेगरी में बांटा है। पहला आपका है 15 से लेकर 34 वर्ष। पहला कौन सा था? 15 से 34 वर्ष। ये 15 से 34 वर्ष जो है, 34 वर्ष का जो आ रहा है ये आपका युवा वर्ग है। ये आपका क्या है? युवा वर्ग। ये आपका युवा वर्ग हो गया। एक्टिव, जाहिर सी बात है सीखने की ललक भी होती है इनके अंदर, ठीक है। धीरे धीरे ये मैच्योरिटी की ओर बढ़ते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस वजह से इस युवा वर्ग को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए देते हैं क्योंकि अब सीखने की ललक जो है वो प्रेरित हो रहा है। वो अपना अच्छा और बुरा समझने की उसके अंदर समझ आ गई है। इस वर्ग से जस्ट बाहर निकला है, बाल वर्ग से वो बाहर निकला है। तो ये आपका युवा वर्ग है। जिस देश के अंदर युवा ज्यादा है, जाहिर सी बात है उसके पास श्रमिक मैन पावर ज्यादा होती है, कार्यशील जनसंख्या की आबादी ज्यादा होती है, और देश की तरक्की करता है, संसाधन उसके पास ज्यादा है। तो 65 और 64 ये आपका प्रौढ़ वर्ग रखा गया है। 65 और 64 इस एज में व्यक्ति इसके मुकाबले थोड़ा कम क्रियाशील होता है, लेकिन वो अनुभवी ज्यादा हो जाता है, उसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाता है, वो हर परिस्थिति को डील करने के लिए सक्षम हो जाता है। मैच्योरिटी जिसको बोलते हैं उसके अंदर परिपक्वता आ चुकी होगी। तो ये वर्ग और ये वर्ग दोनों मिलकर आपके वयस्क आयु वर्ग कहलाते हैं। अब बात करते हैं वर्ग आयु वर्ग। तो आपने देखा होगा कि ये एक ऐसा वर्ग है जिस वर्ग के ऊपर हमेशा पैसा खर्च करना होता है। अब ये वर्ग हमें इनकम जनरेट करने का सोर्स नहीं रहा हमारे पास। इस वर्ग के ऊपर अब हमें क्या करना है? इनके स्वास्थ्य के लिए, दुखों के लिए उसके ऊपर पैसा खर्च करना, उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा खर्च करना। पैसा खर्च कौन सा वर्ग करेगा? ये वर्ग करेगा, वयस्क आयु वर्ग। वयस्क आयु वर्ग करेगा क्योंकि ये वर्ग पहले इस अवस्था में था, तब जब ये वर्ग इस अवस्था में था उस समय इसके ऊपर डिपेंड था ये पूरा वर्ग। आज जब इसकी अवस्था में ये वर्ग आ गया है,
ये वर्ग इस अवस्था में आ गया, तब इस वर्ग के ऊपर जो कह सकते हैं इसकी जो जरूरतें हैं पूरी करने का दायित्व किसके ऊपर आ गया, वयस्क आयु वर्ग के ऊपर आ गया। हम कह सकते हैं वर्ग आयु वर्ग देश के अंदर अब सिर्फ अनुकूल वर्ग के तौर पर रहता है। इस टाइम उसकी खान पान से लेके उसकी तमाम जरूरतें, उसके स्वास्थ्य संबंधी सारी जरूरतें पूरी करने का दायित्व किसके ऊपर होता है, युवा वर्ग, वयस्क युवा वर्ग के, वयस्क आयु वर्ग के ऊपर आ जाता है। और सरकार को भी बहुत सारी इनकी एज को देखते हुए, इनकी कह सकते हैं कि इनके स्वास्थ्य को देखते हुए पॉलिसीज बनानी पड़ती है, नीतियों का निर्माण करना पड़ता है। इस आयु वर्ग के कितने लोग हैं, अभी आप देखिए जापान वर्ग आयु वर्ग में सबसे टॉप पे चल रहा है, सबसे ज़्यादा वर्ग वहीं मिलेंगे आपको जापान के अंदर। कारण क्या, क्योंकि वहाँ इस वयस्क आयु वर्ग की स्ट्रेंथ कम है और वर्ग आयु वर्ग की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो जिस देश के अंदर युवा वर्ग ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है उसके अंदर क्रियाएं ज़्यादा होगी, क्रियाशील आबादी ज़्यादा होने के कारण से इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत होगा। और जहाँ यह होगा वर्ग आयु वर्ग, तो उसके ऊपर सरकार को काफ़ी धनराशि उसकी पॉलिसी बनाकर उसके स्वास्थ्य संबंधी पॉलिसी के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब ये बात होगी आपकी वर्ग आयु वर्ग। अब हम बात करते हैं कि विश्व के अंदर किस किस देशों का कितना कितना परसेंटेज है। मैं आपको फिर बता दूं, हमारे पास जो आंकड़े हैं वो 2014 के आंकड़े हैं, 2014 के आंकड़े वर्ल्ड लेवल पे, विश्व स्तर पर 2014 के आंकड़े हैं। तो विश्व जनसंख्या में देखें आप किस वर्ग का कितना प्रतिशत है, परसेंटेज किसका कितना है। तो विश्व जनसंख्या में आप देखें कि बाल आयु वर्ग, ये जो आयु वर्ग है, इस आयु वर्ग का प्रतिशत कितना है, 26% है विश्व जनसंख्या में बाल आयु वर्ग 26%। तो वही 67% आबादी वयस्क आयु वर्ग की है, यानी वर्ल्ड लेवल पर भी युवाओं की संख्या अधिक है, 60% वयस्क आयु वर्ग के लोग हैं। तो वर्ग आयु वर्ग के लोगों की संख्या कितनी है, 8%, यानी विश्व स्तर पर वर्गों की संख्या है वह कम है। आप इसमें से कोई भी दो आंकड़े याद रखेंगे, बाकी आप लेस करने 100 से आपको मिल जाएंगे। विकसित में देखें आप कि विकसित वे जिनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, विकसित वे राष्ट्र जिनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, जिनकी जीडीपी रेट अच्छी है, जिनमें प्रति व्यक्ति इनकम जो है वह अच्छी है। तो ऐसे जो देश हैं उसके अंदर बाल आयु वर्ग की संख्या 16% कितनी है, 16%। और वयस्क आयु वर्ग 67%। लगभग विश्व स्तर के आंकड़े जो है वे आपस में लगभग पैरेलल चल रहे हैं, लेकिन बाल आयु वर्ग में काफी अंतर है। बाल आयु वर्ग विश्व जनसंख्या का 26% है, तो वहीं विकसित देशों के अंदर 16% ही है। लेकिन इसका परसेंटेज आगे यहाँ पे आप देखें कि जो विश्व स्तर पर 8% वर्ग आयु वर्ग के जो लोग हैं, वहीं 17% विकसित देशों के अंदर वर्ग आयु वर्ग के लोगों की संख्या है। यानी विकसित देशों के अंदर सर्वाधिक जो परसेंटेज है वो वयस्क है, और वयस्क के बाद 17% वर्ग लोगों की संख्या वहां की आबादी के अंदर है। फिर बात करते हैं विकास ऐसे देश जो अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे, अभी वो प्रयासरत हैं, अपने संसाधनों का बेटर दोहन नहीं कर पा रहे हैं, या जनसंख्या तक अपने संसाधनों नहीं पहुंचा पा रहे हैं। वे आपके सारे कैसे राष्ट्र हैं, विकासशील राष्ट्र। इनकी आबादी का देखें आप तो बाल आयु वर्ग 29% आबादी जो है वह आपके विकासशील आबादी है, यानी विकासशील देशों के अंदर जो आबादी है वह 29% बाल आयु वर्ग है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन रेट जो है, जनसंख्या वृद्धि है वो काफी तेज है, जनसंख्या वृद्धि की दर ऊंची है। कारण क्या है कि जो आबादी का रेशियो है वो आप यहाँ देखें, आबादी काफी बड़ी है, जो बच्चों की संख्या ज्यादा है, जाहिर सी बात है। फिर 65% लगभग पैरेलल चल रहा है विश्व जनसंख्या विकासशील देशों के बीच के साथ 65% विकासशील राष्ट्रों के अंदर आबादी है वयस्क आयु वर्ग की। और यहाँ पे आके 6% वर्ग आयु वर्ग रहती है, यहाँ पे आबादी कम हो रही है, परसेंटेज कम हो रहा है किसका, वर्ग आयु वर्ग का, किसमें विकासशील राष्ट्रों के अंदर 6% तो है। फिर नंबर आता है भारत के आंकड़े हमारे 2011 भारत के आंकड़े कब के हैं, 2011 के आंकड़े भारत के हैं। यहाँ पे हमारे देश की बात करें तो यहाँ पे बाल आयु वर्ग जो है वो है आपको 29.5, बाल आयु वर्ग कितना है 29.5, और वयस्क आयु वर्ग क्या है वो आपका
5 और वर्ग आयु वर्ग आपका 8%। तो ये सारे जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े आपको बताते हैं कि किसी देश के अंदर जो किस कैटेगरी में है, विकासशील राष्ट्र कैटेगरी में है या विकसित राष्ट्र कैटेगरी में है, और विश्व स्तर पर किस किस आयु वर्ग के लोगों का कितना प्रतिशत है। यानी विश्व स्तर पर भी जो पॉलिसी बनाई जाएगी वो इन आबादी के प्रतिशत को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। किसी देश पे भी, देश के स्तर पर भी अगर पॉलिसी बनाई जाएगी तो उसके आबादी के परसेंटेज को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि विकसित देश में जो करोड़ों और बढ़तों की जो जनसंख्या, मतलब हम कह सकते हैं कि वेस्ट की जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है, तो वर्गों की संख्या भी अधिक है। यानी एक लेवल के तौर पर उसको हम देख सकते हैं। और विकासशील देशों के अंदर इनकी बाल आयु वर्ग और वयस्क आयु वर्ग के लोगों की संख्या अधिक है, क्योंकि यहाँ आबादी की जो ग्रोथ है वह बढ़ रही है दिनों दिन। इस वजह से वहाँ पे बाल आयु वर्ग और वयस्क आयु वर्ग के लोगों की संख्या का इजाफा देखने को मिलता है। विकासशील देशों में वयस्क आयु वर्ग और वर्ग आयु वर्ग के लोगों की संख्या में इजाफा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ आबादी का जो वो लेवल है, ग्रोथ लेवल है, वो ग्रोथ लेवल उतना नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा एक कंप्लीट हुआ क्षेत्रीय विकास नियोजन के महत्वपूर्ण घटकों में पहला जो घटक है आयुष व्यवस्था, वो आपकी कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा कल की क्लास में रहेगा।